हेलो दोस्तों, आज हम यथार्थवाद को समझेंगे। यथार्थवाद एक्चुअली में होता क्या है? तो हम पिछली क्लास में आदर्शवाद के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके थे और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज हम यथार्थवाद के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने आदर्शवाद पर भरोसा किया था। सोचा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थायी शांति लाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनेंगे तो इस स्थायी शांति आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है और उनके सारे भ्रमों को तोड़ देता है कि संकट की घड़ी में राष्ट्रों ने क्या दिखाया। देखिए, वे आदर्श नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हित और शक्ति को प्राथमिकता देते हैं उस टाइम पे। यही वह मोड़ था जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद की आवश्यकता पड़ी। आप देख रहे हैं पॉल साइंस विद शिवम। चलिए समझते हैं यथार्थवाद की असली सच्चाई। तो अब देखते हैं यथार्थवाद का अर्थ, यानी कि यथार्थवाद होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद दुनिया को वैसे देखने का नज़रिया है जैसी वह वास्तव में है, न कि जैसी उसे होना चाहिए। देखिए, यह विचारधारा मानती है कि दुनिया एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी और खतरनाक जगह है। यथार्थवाद का मूल मंत्र है कि हर देश हमेशा अपनी सुरक्षा और शक्ति बढ़ाने के बारे में सोचता है। सरल शब्दों में कहूँ तो यथार्थवाद यह मानता है कि देशों के बीच दोस्ती या नैतिकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है शक्ति और स्वार्थ। ठीक है, जैसे इस खेल के मैदान की तरह समझें, जहाँ कोई रेफरी या एम्पायर नहीं है। हर खिलाड़ी को अपनी रक्षा खुद करनी है तथा जीतने के लिए जो भी ज़रूरी हो वह करना है। अगर आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे तो आप खेल के मैदान से बाहर हो जाएंगे। अब इस वीडियो में देखिए, जिस प्रकार शेर को देखकर ये हिरन कपकपा रहा है ना, उसी तरह हर देश अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है क्योंकि वो कोई कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहता है। ठीक है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश होगा उसी का प्रभाव विश्व राजनीति में सबसे ज़्यादा होगा और जो सबसे कम होगा शक्तिशाली, उसका प्रभाव बहुत ही कम होगा। तो चलिए अब देखते हैं यथार्थवाद की विशेषताएं। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब देखते हैं विशेषताएं। आदर्शवाद की तरह यथार्थवाद की भी कुछ बुनियादी स्तंभ होते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में आदर्शवाद के स्तंभ देखे थे, उसी प्रकार यथार्थवाद के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो अब उनको देखते हैं। हमें यह समझने के लिए कुछ 4 बिंदु देखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए, पहला, राज्य ही मुख्य अभिनेता होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राज्य ही मुख्य अभिनेता है, यानी कि द स्टेट इज द मेन एक्टर। ठीक है, यथार्थवाद क्या मानता है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी देश या स्टेट होता है। जैसे यूएन या बड़ी कंपनियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, मानते हैं कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अंत में जो सरकारें और जो देश होते हैं वही फैसले लेते हैं। तो हुआ ना, राज्य ही मुख्य अभिनेता। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे या आपके कॉलेज में अलग अलग समूह या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेता है? प्रिंसिपल या कॉलेज प्रशासन। ठीक है, यहाँ देश उसी प्रशासन की ही तरह है, सेम देश भी उसी तरह उसी प्रशासन की तरह से चलता है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, इंटरनेशनल एनार्की। अराजकता आप जानते हैं। तो यह शब्द थोड़ा लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। क्या होता है कि यहाँ अराजकता का जो मतलब है ना, वो हिंसा, फसाद, ये सब नहीं है ना। अराजकता का यहाँ पे मतलब है पूरी दुनिया के ऊपर कोई एक विश्व सरकार या वर्ल्ड गवर्नमेंट का ना होना। ठीक है, इस तरह से इसको समझिए। पूरी दुनिया के ऊपर कोई एक विश्व सरकार है ही नहीं जो देशों को सजा दे सके या कानून लागू कर सके। हर देश स्वतंत्र है और कोई उस पर सर्वोच्च सत्ता नहीं है। अब इसको इस तरह से समझिए,
जैसे हम अक्सर अराजकता को अव्यवस्था समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अराजकता का अर्थ है बॉस का ना होना, एब्सेंस ऑफ हायर अथॉरिटी। ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, राष्ट्र हित ही सर्वोपरि होता है। देखिए हर राज्य के लिए, हर देश के लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि होता है। नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। देखो, हर देश का अंतिम लक्ष्य अपने राष्ट्र हित को पूरा करना होता है। इसका मतलब क्या है कि वह अपनी जनता की सुरक्षा करे, अपनी सीमाओं की रक्षा करे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। ठीक है, ये है। यथार्थवादी को तर्क क्या होता है इसमें कि देश कभी भी नैतिकता के लिए अपने हितों का बलिदान नहीं करते हैं। अब इसको इस तरह से समझिए। देखिए, इमेजिन करिए कि आपके पास परीक्षा के लिए सिर्फ एक ही बुक है। भले ही आप अपने दोस्त को पसंद करते हैं, क्या पता आपके क्लोज हो, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, लेकिन आप वो किताब उसे नहीं देंगे और खुद फेल होने का रिस्क जो होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। उसी प्रकार देश भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा ही करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसा ना करें, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे देखें ऐसा ही होता है। तो हम अगले पॉइंट पे आते हैं, अपने पॉइंट नंबर 4 पे, शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर। चूंकि कोई विश्व पुलिस नहीं है, इसलिए हर देश सुरक्षित महसूस करने के लिए अधिक से अधिक शक्ति, सैन्य और आर्थिक ताकत हासिल करना चाहता है। यह एक निरंतर चलने वाली दौड़ है। इसे इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर की तरह भी देख सकते हैं। अब बैलेंस ऑफ पावर क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। बैलेंस ऑफ पावर है जब एक देश कमज़ोर होता है ना, और दूसरा देश शक्तिशाली होता है। तो जो कमज़ोर देश है वो अपनी शक्ति बढ़ाएगा उस पावर को बैलेंस करने के लिए। यही होता है बैलेंस ऑफ पावर। अब एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं, या मतलब समझते हैं। देखिए, एक म्यूजिकल चेयर गेम आपने सुना होगा, देखा भी होगा, शायद खेला भी होगा। तो हम म्यूजिकल चेयर गेम का एग्जाम्पल लेते हैं। आप जानते हैं कि इस गेम में क्या होता है कि कुर्सी कम होती हैं और लोग ज़्यादा होते हैं। हर कोई अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए धक्का मुक्की करता है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, जो मैंने इमेज लगाए रखी है इसमें देखिए लोग कैसे आपस में एक कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप यथार्थवाद के महत्वपूर्ण विचार समझ चुके होंगे, या की पॉइंट समझ चुके होंगे जैसा मैंने समझाया है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, यथार्थवाद के प्रमुख विचारक, जो की थिंकर्स हैं, यथार्थवाद के की थिंकर्स को देखते हैं। देखिए, यथार्थवाद को समझने के लिए हमें उन विचारकों को जानना पड़ेगा जिन्होंने ये बताया कि दुनिया शक्ति से चलती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे भारत के कौटिल्य, या आप इनको चाणक्य नाम से भी जानते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में क्या बताया था कि एक राजा का मुख्य धर्म अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना है, और क्या होता है कि पड़ोसी राज्यों पर नज़र रखना है। उन्होंने कहा था, आपका पड़ोसी आपका स्वाभाविक शत्रु है और पड़ोसी आपका मित्र है। अब ये मत देख लेना कि भाई अब तुम भी अपने पड़ोसियों के दुश्मनों को देखने लग जाओ और उन दुश्मनों से दोस्ती कर लो। हो सकता है कि वो जो दुश्मन होगा ना अवसरवादी निकले, तो पहले वो अपने दुश्मन को निपटाए और फिर तुमको। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस थ्योरी पे मत जाना। तो अब दूसरे विचारक को देखते हैं, उन्होंने क्या कहा। निकोलो मैकियावेली, जो कि इटली के थे। मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में लिखा है कि शासक को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छा होने से ज़्यादा ज़रूरी प्रभावी होना है। ठीक है, मैकियावेली प्लेटो अरस्तु की तरह कोई आदर्श राज्य की बात नहीं करता, वो सीधे कहता है कि शेर की तरह तो बहादुर हो, साहसी हो, और लोमड़ी की तरह चालाक हो, चालाकी से अपने काम निकाल सके। ठीक है, अब हम अपने तीसरे विचारक पर आते हैं, थॉमस हॉब्स, जो कि इंग्लैंड के हैं। हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स ने क्या माना है कि मानव स्वभाव को स्वार्थी बताया है। उन्होंने कहा कि बिना सरकार इंसान एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश इसी तरह पर एक दूसरे से डरते हैं। अब हमारा आता है चौथा विचारक, हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ, जो कि ये आधुनिक विचारक हैं। इन्हें आधुनिक यथार्थवाद का पिता माना जाता है।
उन्होंने क्या कहा है, राजनीति हमेशा शक्ति के रूप में परिभाषित हितों पर आधारित है, ठीक है, इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। तो ये हमारे चारों विचारक हो चुके हैं, अब आप विचारकों को समझ चुके हैं। अब यथार्थवाद की आलोचना देखते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, यथार्थवाद प्रभावशाली तो बहुत था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। तो उसी तरह अब देखते हैं पहली कमी क्या थी। देखिए, सहयोग की अनदेखी, इट इग्नोर्स कॉरपोरेशन, ठीक है। इसमें आलोचक क्या मानते हैं, यथार्थवाद दुनिया को बहुत नकारात्मक नज़रिए से देखता है, एक नेगेटिव वे में देखता है। वास्तव में देश अक्सर व्यापार, पर्यावरण, शांति के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे एक देखिए एग्जांपल है ये, यूरोपियन यूनियन जो है, इसका एक बेस्ट उदाहरण है, जहाँ दुश्मन देश जो थे वो सारे अब दोस्त बन चुके हैं। एक अदर एग्जांपल लेते हैं, देखिए प्रैक्टिकल। अगर दो छात्र हमेशा क्लास में फर्स्ट आने के लिए लड़ते रहें, तो वे कभी ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन असल ज़िंदगी में हम जानते हैं कि टीम वर्क से ही सफलता मिलती है। यथार्थवाद इस टीम वर्क को इग्नोर करता है, ठीक है, टीम वर्क से ही सफलता मिलेगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, गैर राज्य अभिनेताओं को कम आंकना, अंडर एस्टिमेटिंग नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। आज की दुनिया में देखिए गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, और आतंकवादी संगठन, यूएन, संयुक्त राष्ट्र, एनजीओज जैसे बड़े बड़े संगठन बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है। यथार्थवाद आज भी सिर्फ सरकारों पर ही ज़्यादा ध्यान देता है, जो कि एक पुराना तरीका है, ठीक है। नंबर 3, बहुत ही ज़्यादा निराशावादी है यथार्थवाद, टू पैसिमिस्टिक है। यह सिद्धांत क्या मानता है कि देखिए, युद्ध व संघर्ष अनिवार्य रूप से होंगे ही, इनको टाला नहीं जा सकता है, अपरिहार्य हैं ये शांति व बदलाव की उम्मीद कम देते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, यह एक व्यक्ति की तरह है जो हमेशा छाता लेकर चलता है। अब क्योंकि उसे लगता है कि बारिश ज़रूर होगी, भले ही बाहर तेज़ धूप निकली है। अब आप लोग क्या बोलेंगे कि वो तेज़ धूप से बच रहा है, ऐसा नहीं है। अब ये सिर्फ थ्योरी है, मैंने एक एग्जांपल बताया तो उसी के रूप में ही देखें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने जिस तरह से इन चीज़ों को समझाया है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें सबसे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी दिक्कत है, अगर अप्रिशिएट करना है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक नव यथार्थवाद और नव आदर्शवाद या नव उदारवाद होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू।